आवाज आ रहा है कि एक बार चेक करें? आवाज आ रहा है कि नहीं, एक बार क्रॉस चेक करें। शुरू करते हैं फिर। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है गाइस, वो होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे वन शॉट। ये क्विक वन शॉट है, तो ये हम 20 मिनट के अंदर खत्म करने का ट्राई करेंगे इसको। शॉर्ट हम लोग इसको रिवीजन करने वाले हैं, एकदम वेरी वेरी शॉर्ट। तो वी विल कीप इट टू द बेयर मिनिमम। खाली कैसा है, बीच बीच में हमको टॉपिक का एक रिवीजन लगता है ताकि हम भूल ना जाए चीज़ों को, उसके हिसाब से इस पर्टिकुलर क्लास को बनाया गया है। चलिए शुरू करें। कैन यू स्टार्ट? ओके, सो लेट अस बिगिन। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम वन शॉट देखने वाले हैं। मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। जिन लोगों को पता नहीं है नाम क्या है, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है और मैं साइंस का एजुकेटर ऑन द प्लेटफॉर्म। तो अजिंक्य सर आप बोल सकते हैं। एंड व्हाट यू कैन डू इज कि हम लोग अभी जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है वन शॉट, है ना? किसका वन शॉट देखने वाले हैं हम लोग? स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का वन शॉट देखने वाले। चलिए शुरू करते हैं। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज के इसमें, क्या क्या रिवाइज करेंगे? तो वी आर गोइंग टू रिवाइज स्ट्रक्चर कैसा रहता है एटम का, एटम दिखता कैसे अंदर से, वगैरह वगैरह। साइंटिस्ट कौन लोग हैं, किन साइंटिस्ट ने ये स्ट्रक्चर दिया है, उनका नाम क्या है, उनके मॉडल्स क्या हैं, उन्होंने कैसे इमेजिन किया कि एटम अंदर से कैसा दिखता होगा, वो सभी चीज़ें। एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, बोर्स मॉडल, वैलेंसी, ये सभी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं आज के क्लास में। सो दीज आर सम बेसिक पॉइंट्स वी आर गोइंग टू कवर। स्ट्रक्चर कैसा है एटम का, की साइंटिस्ट कौन है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर कैसा है, आइसोटोप्स, आइसोबार, बोर्स मॉडल, वैलेंसी, सब कुछ। सो थोड़ा ध्यान से सुनना है, राइट? एक क्विक रिवीजन हो जाएगा ऑफ दिस टॉपिक। दिस इज टॉपिक नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 है ऑफ सीबीएसई क्लास 9th। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एकदम बेसिक देखते हैं। तुमको इतना तो पता होगा ना कि एटम के अंदर क्या होता है, ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है तभी भी पता होता है। एटम के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन, उसके बाद न्यूट्रॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, है ना? और आपके लिए एक बढ़िया ऑफर, ये बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए गई, क्योंकि ये आपको 60% तक का डिस्काउंट देगी। आपको बस एजे सुपर कोड का इस्तेमाल करना है, आपको 60% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ऑफर को अगर आपको अप्लाई करना है, ऑल यू टू डू इज यूज द कोड एजे सुपर। आप एजे सुपर कोड का इस्तेमाल करें, जल्दी से अप्लाई करें, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ जुलाई 12 तक के लिए है। ये ऑफर अगर आप यूज़ करते हो तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन 60% डिस्काउंट पे मिल जाएगा, जिसके अंदर सब लाइव क्लासेस होंगी, सभी बैचेस का एक्सेस आपको मिलेगा, डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, पोल सेशंस होंगे, इंटरैक्टिव क्लासेस रहेंगी। तो ये सभी फायदा आपको मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन में। आप बस उसको अप्लाई करें, यूज द कोड एजे सुपर। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, है ना? प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। व्हाट अबाउट न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है? कोई चार्ज नहीं रहता। देयर इज नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या रहता है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या रहता है? नेगेटिव। इसलिए चार्ज देख सकते हैं, चार्ज प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज रहता है? +1। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना रहता है? -1। और जीरो किसके ऊपर है? जीरो न्यूट्रॉन के ऊपर है, क्योंकि वो चार्ज नहीं रहता है। कैसा रहता है? इट इज न्यूट्रल। आपका न्यूट्रॉन कैसा रहता है? न्यूट्रल होता है, ये आपको ध्यान में रखना। तो ऊपर से प्रोटॉन का मास कितना होता है? प्रोटॉन का मास होता है 1U। अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 1U। यू मतलब यूनिफाइड मास। ये नया यूनिट है, केजी की जगह पे यूज करते हैं छोटी चीजों के लिए। तो हम जनरली किलोग्राम यूज करते हैं ना मास के लिए, तो किलोग्राम बहुत बड़ा हो जाता है प्रोटॉन के लिए, तो उसके लिए एक स्पेशल यूनिट है, वी कॉल इट यूनिफाइड मास। तो यूनिफाइड मास है प्रोटॉन का कितना है फिर? 1U। न्यूट्रॉन का कितना होता है? सेम, न्यूट्रॉन का भी सेम है 1U। लेकिन इलेक्ट्रॉन का कितना है? 1/1836U। 1 बाय मतलब U का भी कितवा पार्ट है वो? इसको 2000 पकड़ लेते हैं हम लोग।
तो मतलब 1/2000 ऑफ यू, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है क्या? यस, इट इज ऑलमोस्ट 2000 टाइम लेस देन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन से 2000 टाइम कम है, ऑलमोस्ट 1836 है वो, बट यू कैन राउंड इट ऑफ टू 2000 टाइम कम है इलेक्ट्रॉन का मास, कुछ भी नहीं है। ओके, बाय द वे तुम्हारे बेसिक नॉलेज से बताओ, न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? इन तीनों में से न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन एक प्रेजेंट होता है, और कौन प्रेजेंट होता है? न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होता है। और आउटसाइड कौन चक्कर काटता है? चक्कर कौन काटता है? चक्कर काटने वाले हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? आउटसाइड न्यूक्लियस के चक्कर काटते हैं, और वो जिस रूट पर वो चक्कर काटते हैं, जिस रास्ते पर वो चक्कर काटते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल देम शेल्स। हम उसको क्या बोलते हैं? शेल्स बोलते हैं। शेल बोल सकते हैं, ऑर्बिट बोल सकते हैं। तो वो उनके क्या है? शेल्स हैं, जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं सर्कुलर डायरेक्शन में। तो दैट इज व्हाट वी सेड। तो सबसे पहला जो मॉडल आया, ठीक है, शुरुआत में किसकी थ्योरी एक्सेप्ट की जा रही थी? डाल्टन की। डाल्टन की थ्योरी पहले एक्सेप्ट की जा रही थी कि भाई डाल्टन ने बोला था कि एटम को आप डिवाइड ही नहीं कर सकते। डाल्टन ने क्या बोला? एटम को आप डिवाइड ही नहीं कर सकते, एटम इज द लास्ट पीस, एटम के अंदर कुछ है नहीं, एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसा किसने बोला? डाल्टन ने बोला। लेकिन क्या वो सही था? नहीं। आगे जाके कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए और पता चला कि एटम के अंदर भी कुछ होता है, एटम के अंदर भी कुछ होता है। और अब जब ये पता चला कि एटम के अंदर भी कुछ है, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल्स देने की शुरुआत की कि भाई एटम अंदर से कैसा दिखता है। मॉडल मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय मॉडल? मॉडल का मतलब ये है उनका कॉन्सेप्ट कि एटम अंदर से कैसा दिखता है, अंदर क्या है एटम के, तो उसको मॉडल बोलते हैं। तो सबसे पहला मॉडल किसने दिया? थॉमसन ने दिया। सबसे पहला मॉडल किसने दिया? थॉमसन ने। थॉमसन ने खुद का मॉडल किसके साथ कंपेयर किया? एक पुडिंग के साथ, प्लम पुडिंग मॉडल। एक पुडिंग के साथ कंपेयर किया। पुडिंग जो होता है स्वीट डिश, वो डेजर्ट, उसके साथ उन्होंने कंपेयर किया। क्यों कंपेयर किया? क्योंकि प्लम पुडिंग में कैसा रहता है, जो तरबूज के जैसा भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। थॉमसन मॉडल को और क्या बोलते हैं? वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो वाटरमेलन आपने खाया होगा, अंदर से लाल होता है, और वाटरमेलन के अंदर क्या होता है? सीड्स होते हैं, राइट? लाल कलर का पार्ट और सीड्स। तो वो जो लाल कलर का पार्ट है ना तरबूज में, दैट इज चार्ज्ड स्फीयर। चार्ज स्फीयर मतलब क्या है? द लाल पार्ट। मतलब वो आपको कंपेयर करने के लिए बोल रहे हैं कि एटम किसके जैसा दिखता है? आपके वाटरमेलन के जैसा है। और वाटरमेलन के अंदर जो लाल पार्ट है, तो लाल पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर मतलब कौन सा? द रेड पार्ट ऑफ योर वाटरमेलन। और इलेक्ट्रॉन्स किसको डिनोट करेंगे? सीड्स को। इलेक्ट्रॉन किसको डिनोट करेंगे? सीड्स को। आपके जो तरबूज में सीड होते हैं वो कौन है? इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके का मॉडल उन्होंने बताया। तो थॉमसन ने किसके साथ कंपेयर किया फिर? आपके एटम को वाटरमेलन के साथ, प्लम पुडिंग मॉडल। नाउ लेकिन एक गलती हो गई उनके थ्रू। क्या होगी? एक गलती होगी। क्या गलती होगी? उन्होंने बोला ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ है, सेंटर में है भी कि नहीं है, ये वो बात नहीं कर पाए उस समय पर। उस समय पे देवर ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन कि न्यूक्लियस क्या रहता है, क्या बनता है, वगैरह वगैरह। ये चीजें एक्सप्लेन नहीं हो पाई उनसे। आगे जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था रुदरफोर्ड। नाउ रुदरफोर्ड ऑब्वियसली उन्होंने कुछ और एक्सपेरिमेंट किया। उनका जो एक्सपेरिमेंट का नाम है वो है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ऑब्वियसली किस चीज का इस्तेमाल किया होगा उन्होंने? गोल्ड का। तो गोल्ड का उन्होंने इस्तेमाल किया। एक पतली सी फॉइल मतलब क्या? एक लेयर, गोल्ड फॉइल, एक पतला सा लेयर यूज किया गोल्ड का, और उसके ऊपर क्या बम्बार्ड किया? अल्फा पार्टिकल्स। तो क्या हो गया? उनको ये दिखा कि बहुत सारे रेस ऑटोमेटिकली पास हो रहे हैं। बहुत सारे रेस क्या हो रहे हैं? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे पास्ड। जो भी रेज उन्होंने पास किए ना एटम में से, वो अपने आप चले गए, गोल्ड के लेयर में से अपने आप चले गए। इसका मतलब है अंदर क्या प्रेजेंट था? एटम इज मोस्टली एम्प्टी। पहला उन्होंने ये क्या निकाला कंक्लूजन कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल मेरे चले गए। इसका मतलब है एटम अंदर से कैसा है? खोखला है, अंदर से एम्प्टी है। तो एटम अंदर से एम्प्टी है, ये उन्होंने कंक्लूजन निकाला। दूसरा, सम डिफ्लेक्टेड, कुछ क्या हो गए? डिफ्लेक्ट हो गए। एज यू कैन सी कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, है ना, अलग अलग एंगल्स में जा रहे हैं वो। तो कुछ अलग अलग एंगल्स में जा रहे हैं। इससे क्या पता चला उनको? कि न्यूक्लियस जैसी कोई चीज है, न्यूक्लियस जैसी चीज है। क्योंकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर क्या चार्ज होता है? अल्फा पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है?
पॉजिटिव चार्ज होता है ना। और न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटॉन, है ना, और उसके ऊपर कौन सा चार्ज रहता, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अभी समझ में आ रहा है कि ये लाइन ऐसी क्यों जा रही है इस दिशा में, बिकॉज इट इज गेटिंग रिपेल्ड बाय द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस उसको रिपेल कर रहा है। ओके, ये जो मॉडल है रुदरफोर्ड का, तो ये कैसा मॉडल था, इनका बोलना था कि बीच में देयर इज अ न्यूक्लियस, बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, और एक ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, एक ऑर्बिट है जिसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, एंड हु इज एट द सेंटर, न्यूक्लियस। तो इनके मॉडल में क्या प्रॉब्लम था, क्या सच में हमारा एटम ऐसा है कि सिर्फ एक ही ऑर्बिट है, न्यूक्लियस रहता क्या एटम के अंदर, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस मॉडल, न्यूक्लियस रहता एटम के अंदर, ऑफ कोर्स, है ना, वो तो रहता ही रहता है, एक ही ऑर्बिट रहता है क्या, नहीं, एक ऑर्बिट कैसे, देयर आर मल्टीपल ऑर्बिट्स, एक ऑर्बिट नहीं रहता है। तो ये मॉडल में वो प्रॉब्लम था, क्या प्रॉब्लम था, मल्टीपल ऑर्बिट्स को उन्होंने नहीं बताया, सिंगल ऑर्बिट को बताया था। ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ऐसा। और उन्होंने किसके साथ कंपेयर किया, ये किसके साथ कंपेयर किया, जैसे अर्थ चक्कर काटती है सन के, अर्थ चक्कर काटती है ना सन के, तो हमारे सिस्टम को क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम मॉडल। रुदरफोर्ड के मॉडल को प्लानिटरी मॉडल भी बोला जाता है, रुदरफोर्ड के मॉडल को प्लानिटरी मॉडल भी बोला जाता है, बिकॉज उसमें सेम लॉजिक है ना, आपके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे, जैसे कि न्यूक्लियस उसका सन है, न्यूक्लियस इज द सन, इलेक्ट्रॉन्स आर दी बेसिकली रिप्रेजेंटिंग अर्थ्स पोजीशन। ओके, तो इसलिए उसको प्लानिटरी मॉडल भी बोला जाता है। ओके, क्या वो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर पाए, एटम इतना स्टेबल क्यों होता है, तो नहीं, एटम इतना स्टेबल क्यों होता है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाई द एटम इज सो स्टेबल, ये नहीं हो पाया उनसे। अब इनके बाद के साइंटिस्ट कौन है, हु इज द नेक्स्ट साइंटिस्ट हु केम इनटू प्ले, पहले थे जे थॉमसन, उसके बाद कौन आया, रुदरफोर्ड, रुदरफोर्ड के बाद कौन आया, बोर। नाउ बोर was more accurate than the previous model, previous model से ये मॉडल काफी अच्छा था, एटम को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था। क्या इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यस। क्या मल्टीपल ऑर्बिट्स प्रेजेंट है, यस। तो इसलिए बोर का मॉडल ज्यादा एक्सेप्ट हुआ क्योंकि वो करेक्ट पोजीशन को बता रहा है। सो उन्होंने बोला कि जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं तो उसके अंदर कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, क्या नहीं होता, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता। और कितने शेल्स होते हैं, हाउ मेनी शेल्स आर प्रेजेंट, देयर आर 4 शेल्स प्रेजेंट, हाउ मेनी शेल्स आर देयर आर प्रेजेंट, 4 शेल प्रेजेंट होता है। तो उन्होंने नाम दिया उसको, क्या नाम दिया, KLMN, क्या नाम दिया, KLMN, ऐसे शेल का नाम दिया उन्होंने। K शेल मतलब कौन सा शेल है, फर्स्ट शेल, L शेल मतलब कौन सा शेल है, सेकंड शेल, M शेल मतलब कौन सा है, थर्ड शेल, और N मतलब कौन सा है, फोर्थ शेल। ऐसे 4 शेल के उन्होंने कैसे किए, नाम दिए, कि उन्होंने दिए बोर मॉडल। तो बोर के मॉडल में 4 शेल्स हैं। अब उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया, क्या, 2n²। ये 2n² मतलब क्या है, ये बताता है कि किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड टू डू व्हाट, इट कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट एक ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से 2n² से आप निकाल सकते हैं व्हाट इज n, n मतलब क्या, n इज नथिंग बट डिपेंडिंग अपॉन योर शेल। k के लिए n का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, l के लिए कितना होता है, 2 होता है, m के लिए कितना होता है, 3 होता है, और n के लिए कितना होता है, 4 होता है। ये समझ में आया, n इज इक्वल टू 1 फॉर k, 2 फॉर l, 3 फॉर m एंड 4 फॉर n। तो ऐसे 4 शेल्स हैं, 4 वैल्यूज हैं, उसका यूज करके आप लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो निकाल सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पूरा केमिस्ट्री बेस्ड है। एटॉमिक नंबर अगर पता नहीं है तो बाकी की कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। तो व्हाट इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर एक नंबर होता है और वो क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स है, किसी एटम के अंदर, किसी एलिमेंट के अंदर कितने प्रोटॉन्स है। लेट मी गिव एन एग्जांपल, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। तो उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे, कितने प्रोटॉन्स होंगे, दिमाग लगाओ, ऑक्सीजन के अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे, फिर 8 प्रोटॉन्स होंगे।
बराबर है, क्योंकि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स बताता है ना, तो बेसिकली अगर एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 है तो दैट मीन्स 8 प्रोटॉन्स होंगे। ओके, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है ना, एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का? 6 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सॉरी कितने प्रोटॉन्स होंगे? हाउ मेनी प्रोटॉन्स विल बी देयर? 6 है ना, हाउ मेनी प्रोटॉन्स विल बी देयर? 6 प्रोटॉन्स, ऐसा है। मास नंबर क्या रहता? मास नंबर इज द एडिशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का एडिशन होता है। मास नंबर किसका एडिशन होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। ओके, एंड ए माइनस जेड क्या देगा आपको? ए माइनस जेड, प्रोटॉन मतलब जेड रहते हैं ना, तो क्या देगा वो? न्यूट्रॉन की संख्या देता है। अब किसी भी एलिमेंट का कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नाम, उसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर। तो गाइज ये है सी मतलब कौन? हु इज सी मतलब कार्बन। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। अब 6 को कहां लिखेंगे? 6 को लिखते हैं नीचे। 6 को कहां लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। और इसका मास नंबर कितना होता है? इसका मास नंबर है 12। ओके, 12 किधर लिखेंगे? इधर। सो व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये 6 क्या है? ये 6 क्या है? जल्दी बताओ, व्हाट इज दिस? 6, दैट इज एटॉमिक नंबर। 6 क्या है? एटॉमिक नंबर है। और ये 12 क्या है? 12 क्या है? व्हाट इज दिस? 12 क्या है? दैट इज मास नंबर। ठीक है, तो वो मास नंबर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। कोई भी एलिमेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, एलिमेंट, उसके नीचे एटॉमिक नंबर, उसके ऊपर मास नंबर। इस और आपके लिए एक बढ़िया ऑफर, ये बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए गाइस, क्योंकि ये आपको 60% तक का डिस्काउंट देगी। आपको बस एजे सुपर कोड का इस्तेमाल करना है, आपको 60% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ऑफर को अगर आपको अप्लाई करना है, ऑल यू टू डू इज यूज द कोड एजे सुपर। आप एजे सुपर कोड का इस्तेमाल करें, जल्दी से अप्लाई करें, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ जुलाई 12 तक के लिए है। ये ऑफर अगर आप यूज करते हो तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन 60% डिस्काउंट पे मिल जाएगा, जिसके अंदर सब लाइव क्लासेस होंगी, सभी बैचेस का एक्सेस आपको मिलेगा, डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, पोल सेशंस होंगे, इंटरैक्टिव क्लासेस रहेंगी। तो ये सभी फायदा आपको मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन में। आप बस उसको अप्लाई करें, यूज द कोड एजे सुपर। तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात करते हैं आइसोटोप, आइसोबार क्या रहता है? व्हाट इज आइसोटोप, व्हाट इज आइसोबार, उसके बारे में बात करें। अब आइसोटोप मतलब क्या रहता है? आइसोटोप ऐसे कोई भी 2 एग्जांपल होते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। क्या सेम होता है? आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। कार्बन को ले लो, ओके, इन दोनों में क्या सेम है? एक बार बताओ, व्हाट इज सेम? एटॉमिक नंबर सेम है कि मास नंबर सेम है? मास नंबर, एटॉमिक नंबर सेम है, राइट? एटॉमिक नंबर सेम है, तो ये दोनों कौन है? एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स क्यों है? बिकॉज दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उनका मास नंबर अलग है। व्हाट अबाउट दिस? कैल्शियम 20 40, आर्गॉन 40 18। ओके, क्या सेम है इसमें? क्या सेम है इसके अंदर? एक बार देखो, व्हाट इज सेम? खाली ऑब्जर्वेशन करना है। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। ओके, क्या सेम है? मास नंबर सेम है ना? इसमें एटॉमिक नंबर सेम नहीं है, मास नंबर सेम है। मास नंबर सेम है तो वी हैव टू कॉल देम आइसोबार्स। ऐसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोबार्स बोलते हैं। ओके, सो दीज आर आइसोबार्स। आइसोबार मतलब मास नंबर सेम है। आइसोटोप मतलब एटॉमिक नंबर सेम है। ठीक है, याद रहेगा? यस, नो? ओके, सो दीज आर द वंस। अब बात करते हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? ओके, तो गाइज वैलेंसी एक नंबर होता है। वैलेंसी क्या होता है? एक नंबर होता है। और वो नंबर से क्या पता चलता है? वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, कितने शेयर करने वाला है, कितने एक्सेप्ट करने वाला है, वो पता चलता है। और कोई भी एलिमेंट क्यों डोनेट करेगा, क्यों एक्सेप्ट करेगा, क्यों शेयर करेगा? बिकॉज दैट एलिमेंट इज ट्राइंग टू अचीव स्टेबिलिटी। एलिमेंट क्या अचीव करने की कोशिश कर रहा है? स्टेबिलिटी अचीव करने की कोशिश कर रहा है। तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो शेयर करना पड़ेगा। तो किसकी वैलेंसी 0 होती है? नोबल गैसेस की। नोबल गैसेस मतलब ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, जैसे कि आर्गॉन, नियॉन, हीलियम,
ये ऐसे एलिमेंट्स है जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो व्हाई डोंट दे रिएक्ट? बिकॉज दे आर स्टेबल, वो स्टेबल है, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो नोबल गैसेस का वैलेंसी कितना होता है? 0। मैक्सिमम वैलेंसी कितना हो सकता है? मिनिमम वैलेंसी कितना हो सकता है? मिनिमम वैलेंसी इज 0। मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम 4 हो सकता है। 0 से लेके कहां तक वैलेंसी हो सकती है? 4 तक वैलेंसी हो सकती है। और वो कौन से रूल को फॉलो करते हैं? ऑल द एलिमेंट्स कितने, कौन से रूल को फॉलो करते हैं? ऑक्टेट रूल को। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्टेट? ऑक्टेट रूल का मतलब, ऑक्टेट मतलब क्या? 8। ऑक्टेट मतलब क्या? 8। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को लास्ट के ऑर्बिट में लाना चाहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स को लास्ट के ऑर्बिट में लाना चाहते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर मिल गए उनको तो फिर वो कैसा है कि उनका स्टेबिलिटी अचीव हो जाता है। तो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू अचीव, ऑक्टेट इन द लास्ट ऑर्बिट। तो यहाँ पर इसको हम लोग इस वाले रिवीजन को रैप अप कर लेते हैं। आई होप बहुत सारे कंसेप्ट्स आपके थोड़े बहुत क्लियर हुए, जिनको टॉपिक ऑलरेडी से पहले से पता था, क्योंकि ये सिखाने का क्लास नहीं था, ये क्विक रिवीजन का क्लास था। तो जिन्होंने पहले से ही थोड़ा बहुत सुना हुआ है उनका रिवीजन हो गया। जिन्होंने पहली बार सुन रहे हैं तो ठीक है, कोई शब्द नए आपके कान पे पड़े होंगे तो किसी क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे। तो ये क्विक रिवीजन के लिए था, ठीक है। तो इसको रैप अप करें।